तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 18 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जितने भी प्रश्न हमारे पास में आए हैं सारे प्रश्न रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। साथ ही साथ में आपको बताते चले पूरे वीडियो के दौरान आपको कहीं पर भी यूट्यूब ऐड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो मोनेटाइज नहीं करते हैं ना। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा आराम से, कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, जिस तरह से अभी एग्जाम आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसी को बेस बना करके आने वाला आपका एग्जाम है आरआरबी आपका 10+2 लेवल का, आरआरबी 10+2 यानी कि 12th लेवल का जो एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का, उसके लिए हमने नोट्स तैयार किए हैं। साथ ही साथ में आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी के भी नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। तो आपको ये सारे नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमने ये स्क्रीनशॉट लगा दी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से बेहतरीन नोट्स हर एक सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सबका आपको नोट्स मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और टीम आपको रिप्लाई कर देगी, वो प्रोसेस बता देंगे। उस हिसाब से आप लोग ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कम रेट में आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो जी के जीएस करंट अफेयर से शुरू करने वाले हैं। कौन कौन से रियल प्रश्न आज आए थे। पहला प्रश्न है आज का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 ये किससे संबंधित है। उच्च न्यायालय से, संसद से, विधानसभा से या फिर सर्वोच्च न्यायालय से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर ये 143 कहता क्या है। 143 के अनुसार है कि राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से मतलब कि कोई भी जानकारी ले सकता है, या फिर कहीं पर मान लीजिए राष्ट्रपति फंस गया है तो राष्ट्रपति बोल सकता है कि भाई इसका सॉल्यूशन सर्वोच्च न्यायालय तुम हमको बताओ। तो सर्वोच्च न्यायालय उसका सॉल्यूशन उसको देता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, आर्टिकल 143 में दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देगा उसको मानना या ना मानना, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, लेकिन वो जो है परामर्श जरूर ले सकता है आर्टिकल 143 से। इसके अनुसार राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है, जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के अनुसार सलाह दे सकता है, और राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने ये उसकी मर्जी है। अगला प्रश्न, इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तीसरी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि हर एक एग्जाम एनालिसिस आपको हर शिफ्ट का देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न, लगभग 7-7, 8-8 प्रश्न अब रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि देखो लगभग आधा पेपर हो चुका है, अब प्रश्न तो उतने ही बनाए गए थे, तो बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। देखिए ऑप्शन ए है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, शक्तिकांत दास, वी नारायण या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वी नारायण हो जाएगा। इनको इसरो का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, तो सरकार ने वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया है। तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी इन्हीं को नियुक्त किया गया है। तो भारत सरकार ने अंतरिक्ष संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक वी नारायण को यहाँ पर 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया है इसरो का। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, देखो प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किए कीजिए, क्योंकि एक बार आप कहीं पर कोई चीज़ लिख देते हैं तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाती है। गुप्त काल में जो सेना का भंडारा हुआ करता था, भंडारा का मतलब कि जहाँ पर भी सेना का पूरा भंडार रखा जाता था, तो उसके प्रभारी को हम क्या कहते थे। तो सेना के भंडार प्रभारी को हम क्या कहते थे। गौसाल कहते थे, भंडार नायक कहते थे, रण भंडारी कहते थे, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रण भंडारी कहते थे। देखिए, तो गुप्त काल में सेना के भंडार के अधिकारी को रण भंडारी कहा जाता था। यह अधिकारी सैन्य आपूर्ति और सैनिकों के कल्याण के लिए जिम्मेदार था। तो सैनिकों को जो भी चीज़ चाहिए रहती थी, चाहे वो खाना पीना हो या फिर शस्त्र हो या फिर वस्त्र हो, इन सब की जिम्मेदारी एक भंडार नायक के पास में होती थी, जिसको रण भंडारी कहा जाता था। सेना का भंडारपति, यानी सेना के जितना भी भंडार है, चाहे वो शस्त्रागार है, भोजन भंडार है, इन सब की जिम्मेदारी रण भंडारी के पास में हुआ करती थी। अगला देखिए, और ये गुप्त काल की बात की जा रही है। अलग अलग काल में अलग अलग नाम दिया था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया है। किसने कहा कि भैया ये कांग्रेस है ना, ये केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक है और कुछ नहीं है। किसने कहा था। डलहौजी ने, बिपिन चंद्र पाल ने,
लॉर्ड डफरिन ने या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। और इसी के टाइम पर ये कांग्रेस बनी थी, है ना। बनवाया किसने था? ए.ओ. ह्यूम ने। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। उन्होंने दिसंबर 1885 में पुणे में एक सम्मेलन का आह्वान किया और बाद में इस सम्मेलन को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में बाद में कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन किया गया था और नेताओं ने ये जो संघ नाम था, इस संघ का नाम बदल करके यहाँ पर कांग्रेस कर दिया। तो ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। अब ए.ओ. ह्यूम ने अपनी चालाकी समझ करके किया था। ए.ओ. ह्यूम ने कहा था कि हम एक कांग्रेस बना देंगे, तो उससे क्या होगा, ये कांग्रेस एक तरह से प्रेशर कुकर की तरह कार्य करेगी। यानी कि जैसे ही यहाँ के जो कह सकते हैं भारत को आज़ाद कराने वाले लोग हैं, जैसे उनका गुस्सा फूटा करेगा, ये कांग्रेस में जाकर के बोल दिया करेंगे और वो प्रेशर कुकर की तरह उनका गुस्सा बाहर निकल जाया करेगा और हम अपना आराम से शासन करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन हो गया उल्टा। बाद में क्या हुआ, ये कुकर जो है वही इनके ऊपर जाकर के फूट गया। ठीक है। और कांग्रेस ने अंत में भारत को जो है स्वतंत्रता दिलाई। बाकी लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने अपनी आहुति दी है, लेकिन कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। तो ये सारी बातें कांग्रेस के बारे में थी जो हमने आपको बता दी है। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। और कांग्रेस के सर्वाधिक बार जो अध्यक्ष हैं वो दादा भाई नेहरूजी ही बने थे। एक प्रश्न पूछा जाता है, गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, तो बेलगांव अधिवेशन की एकमात्र अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने अपने एक प्रतिनिधि के रूप में पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था सुभाष चंद्र बोस जी के सामने। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और पट्टाभी सीतारामैया हार गए, जिसको गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की नहीं बल्कि मेरी हार है। ठीक है। और बाद में मतभेदों के चलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से, और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित कर लिया। और उन्होंने कहा भैया तुम सारा संभालो, तुम जानो, हमें तो भैया अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। और बाद में वो एस्केप करके जापान निकल गए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कभी डिटेल में जब यूपीएसआई की क्लास चालू करेंगे तो आपको पूरी जानकारी देंगे। अगला प्रश्न है, Ctrl+N का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर से प्रश्न है। सभी सामग्री का चयन करने के लिए, बोल्ड हाईलाइट का चयन करने के लिए, ओपन विकल्प को खोलने के लिए, या फिर नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नया खाली दस्तावेज अगर आपको ऐड करना है तो Ctrl+N का यूज किया जाता है। बाकी Ctrl+C का यूज चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। Ctrl+X का यूज चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए करते हैं। और Ctrl+V का यूज बोल्ड एवं हाईलाइट को चयन करने के लिए करते हैं। इसके अलावा Ctrl+V का जो यूज करते हैं वो पेस्ट करने के लिए करते हैं। एक प्रश्न बनता है कि जो हमने Ctrl+C करके जो टेक्स्ट कॉपी किया है, वो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट कहाँ पर चला जाता है जिसे बाद में पेस्ट कर सकते हैं? तो क्लिपबोर्ड में जाकर के सेव हो जाता है। कल रिसाइकिल बिन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, अब आपसे क्लिपबोर्ड भी पूछा जा सकता है। और कल हमने थर्ड और सेकंड दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस एक साथ में शाम को डाल दिया था, आप लोग जाकर के देख लेना। अगला प्रश्न है, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, हर्ट्ज, डेसिबल, एम्पियर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल जो है वो ध्वनि का एसआई मात्रक होता है। देखिए, तो ध्वनि ऊर्जा का एक और रूप है जो तरंगों के रूप में तरल हवा या फिर ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करती है। क्योंकि इस ऊर्जा को मापा जा सकता है, इसलिए ध्वनि की सबसे आम एसआई इकाई डेसिबल होती है, जिसे हम डीबी के रूप में दर्शाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आया मेरे भाई, निवेदन है आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की डिटेल्ड वीडियो लगातार आपके पास में आती रहेंगी। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? ये प्रश्न आपका संविधान से पूछा गया है। देखिए, तो हर महीने में 1 बार होनी चाहिए, महीने में 2 बार, हर महीने में 3 बार। कितनी बार होनी चाहिए ग्राम पंचायत की बैठक? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर महीने में 1 मिनट, हर महीने में केवल 2 बार होना चाहिए। मतलब हर महीने में 3 महीने में 1 बार होना चाहिए, हर 3 महीने में 1 बार ये बैठक होनी चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, 3 महीने में 1 बार ये बैठक होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक हर 3 महीने में 1 बार होनी चाहिए। अगला प्रश्न, उच्चायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, रक्षा मंत्री, या कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, उच्चायुक्त की। अगला प्रश्न देखिए, खोजी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राज एक्सप्रेस, फेंटेनाइल एक्सप्रेस, हिंदुस्तान एक्सप्रेस, या फिर बीबीसी, किसे दिया है? तो फेंटेनाइल एक्सप्रेस ये एक समाचार पत्र है जिसको खोजी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वही हमने लिखा है कि फेंटेनाइल एक्सप्रेस को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने पहली बार लोकपाल के गठन की बात की थी?
आइए देखते हैं। संजीव कुमार, मोरारजी देसाई, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई थे। देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। इसका गठन 1966 में हुआ था। प्रथम बार लोकपाल तथा लोकायुक्त के गठन की बात इन्होंने ही की थी, मोरारजी देसाई ने। अगला, मैत्रक वंश के शासकों में से किसने सबसे पहले भूमि अनुदान किया था, यानी भूमि दान दिया था, किसने किया था मैत्रक वंश में? खरग्रह ने, शिलादित्य प्रथम ने, दोनों ने या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों ने किया था। ठीक है। अगला, ASCII का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ASCII का फुल फॉर्म होगा। देखो, ASCII को IANA द्वारा संचालित किया जाता है और इसे भी अमेरिका में ही स्थापित किया गया है। यह एक पुरानी एनकोडिंग विधि का नाम है, तो ये एक प्रकार की एनकोडिंग विधि होती है ASCII। अगला, प्रथम संविधान संशोधन में किस अधिकार को कम कर दिया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया गया था, क्योंकि आपको पता है वही हाईवे वाली बात है। हाईवे बनता था, किसी का घर होता था बीच में, तो हाईवे नहीं जा पाता था। तो फिर ये क्या किया कि भैया इसको हटा दीजिए, इसको कम कर दीजिए, नहीं तो भारत का विकास नहीं हो पाएगा। तो फिर प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया और संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया गया। तो संविधान का प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में कई बदलाव किए गए। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया गया। यह आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगला, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है। और यह भी आपको रखना है, याद रखना है कि WPL में वर्ल्ड जो आपका वुमेन प्रीमियर लीग है, इसमें RCB की कप्तान भी कौन है? स्मृति मंधाना है। और एक बार ये जो है वुमेन प्रीमियर लीग जीत भी चुकी हैं। अगला देखिए, 2024-23 जो 2023-24 के बजट में महिला भागीदारी कितनी प्रतिशत रही है, ये पूछा गया था। तो 4.9% रही है। अगला है, सृजनाम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा सृजनाम का सिद्धांत दिया गया था। तो ये आज के प्रश्न थे जो हमको मिले थे, रियल ऑथेंटिक प्रश्न। इनके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। इसी लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि न केवल RRB NTPC रेलवे के सभी एग्जाम्स का हम एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, साथ ही साथ में क्लासेस भी लेकर के आएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है। बाकी UPSI की मूल विधि की क्लास भी बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। 3 वर्ष की छूट दे दी गई है UPSI में। सब लोग फॉर्म भरना, इसी महीने इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो चलिए भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा हर जगह। मिलते हैं सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों के साथ में, एक साथ में दोनों का वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।